कोलकाता इस्मदरी कत्ल केस से नाराज डॉक्टर आज भी काम से रहे दूर। सॉल्ट लेक से स्वास्थ्य भवन तक का किया मार्च। डॉक्टरों, पुलिस कमिश्नर और सेहत के कुछ अफसरान के इस्तीफे का किया मुतालबा। कहा खौफ के साए में काम नहीं करेंगे। हरियाणा इंतखाबात के लिए बीजेपी के 21 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी। 2 मुसलमानों के नाम भी फहरिस्त में। आम आदमी पार्टी ने भी 9 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। वजीर आला नायब सिंह सैनी समेत तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी किए दाखिल। अमेरिका में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयानात पर बीजेपी का शदीद रद्द-ए-अमल। हरदीप पुरी ने कहा, खतरनाक नैरेटिव कायम करने की कोशिश। शिवराज ने इसे मुल्क दुश्मन कहा। मायावती ने भी राहुल गांधी के बयान को खतरनाक करार दिया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली जनरल बोर्ड मीटिंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में दिल्ली में मुनक्किद। तहकीक और तरक्की के शोबों में अहम तबादला ख्याल। मुंबई में भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदों का तबादला। वजीर तिजारत पीयूष गोयल और अबू ज़हबी के वली अहद ने यूएई इंडिया बिजनेस फोरम में की शिरकत। पीयूष गोयल ने कहा, भारत यूएई तिजारती शराकत दारी लाएगी इनकलाबी तब्दीलियां। टेक्नोलॉजी अगर एक वरदान है तो इसके खतरात से भी निपटना होगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के यौम तासीस की तकरीब में साइबर क्राइम के चैलेंजों से किया मुतनब्बे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए काम पर वापस आने की हिदायत के बावजूद कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टर्स आज भी काम पर वापस नहीं आए। दरहकीकत डॉक्टरों ने एक मार्च निकाला है जो कोलकाता के सॉल्ट लेक से स्वास्थ्य भवन की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने अपना मुतालबा पूरा करने के लिए आज शाम 5 बजे की डेडलाइन दी है। दरहकीकत डॉक्टरों का कहना है कि बंगाल में मेडिकल के शोबे में एक थ्रेड सिंडिकेट मौजूद है जिसे तबाह करने की जरूरत है। एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेहत के 3 आला ओहदेदारों के इस्तीफे का मुतालबा किया है। डॉक्टरों का कहना था कि धमकी कल्चर को खत्म किए बगैर ड्यूटी पर वापस आना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को भी आज शाम 5 बजे तक काम पर वापस आने की हिदायत दी। काम पर वापस आने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों की रैली आज फिर से सॉल्ट लेक में करुणामयी से सेक्टर 5 में स्वास्थ्य भवन की तरफ बढ़ने लगी। डॉक्टरों ने अपना मुतालबा पूरा करने के लिए आज शाम तक की डेडलाइन दी है। उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेहत के 3 आला ओहदेदारों के इस्तीफे का मुतालबा किया। डॉक्टरों का कहना था कि थ्रेड कल्चर को साफ किए बगैर ड्यूटी पर वापस आना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को भी शाम 5 बजे तक काम पर वापस आने की हिदायत दी। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का एक दौर जारी है। अब बीजेपी कूच बिहार में एहतजाजी रैली में शिरकत करेगी। अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने मुत्तला किया कि 4 सितंबर को कूच बिहार में जिले के माथा भांगा में पुरअमन मुजाहिरीन पर टीएमसी के गुंडों ने रात दखल और इंसाफ के लिए रोशनी तहरीकों के दौरान हमला किया। ये मुजाहिरा आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीजीटी खातून डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए मुनक्किद किया गया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो माथा भांगा जाएंगे और जुलूस में शिरकत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जुलूस टीएमसी के गुंडों और पार्टी कारकुनों के हमलों के खिलाफ है जो रियासत की हुक्मरान जमात की बर्बरियत को जाहिर करता है। उनका मजीद कहना था कि इंसाफ का मुतालबा जारी रहेगा और इस किस्म के जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। दूसरी फहरिस्त में 21 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है।
फिरोजपुर झरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को मैदान में उतारा है। इसके अलावा नारायणगढ़ से पवन सैनी और साथ में पेहोदा से जय भगवान, पेंड्री से सतपाल जंबा, असंध से योगेंद्र राणा, गुन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राय से कृष्णा गहलावत और बड़ौदा से प्रदीप सांगवान इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी ने जोलाना से कैप्टन योगेश बैरागी और नरवाना से किशन कुमार बेदी को टिकट दिया है। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने लाडवा असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मरकजी वजीर और हरियाणा के साबिक वजीर आला मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने एक जबरदस्त रोड शो किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद नायब सिंह सैनी ने बड़े फर्क से जीतने का यकीन जाहिर किया। लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने दूसरी फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने सढौरा से रीता बामनिया और थानेसर से कृष्णा बजाज, एंद्री से हवा सिंह और रतिया से मुख्तियार सिंह, बाजीगर और आदमपुर से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल को टिकट दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी बरवाला से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, बावल से जवाहर लाल, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता और तेगांव से आबाश चंडेला को मैदान में उतारने जा रही है। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम हरियाणा असेंबली इंतखाबात में 25 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी और दशरथ चौटाला की क़यादत वाली जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों जमातों में से जेजेपी ने 70 और आज़ाद समाज पार्टी ने 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन आज आज़ाद समाज पार्टी ने 25 सीटों की फहरिस्त जारी की और जिन पर वो इलेक्शन लड़ेगी। और कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के मामले में रेलवे के एडीजी प्रकाश डी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एडीजी ने इस यकीन का इजहार करते हुए कहा कि मामला जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। एडीजी ने कहा कि ये कोई आम वाकया नहीं है और इसमें कोई न कोई साजिश शामिल है जिसकी मुसलसल तहकीकात की जा रही है। रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। जिस प्रकार की जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है। उतने ही गंभीरता से हम लोग इस घटना को लिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, यूपी पुलिस की जो विभिन्न इकाई है, स्पेशल एजेंसीज, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। आरपीएफ और आरपीएफ के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो भी हमारे साथ है। कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं, बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगा। और उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। अजमेर में सराधना और बंगरग्राम स्टेशन के दरमियान 2 जगहों पर 1 क्विंटल किलोग्राम वजनी सीमेंट के ब्लॉक्स पाए गए। रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर के फासले पर 2 मकामात पर सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए थे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन रवि बुंडेला और विश्वजीत दास ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक 8 सितंबर की रात 10:36 पर इत्तला मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा गया है। खुशकिस्मती की बात यह थी कि ट्रेन का इंजन सीमेंट का ब्लॉक तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। 1 किलोमीटर आगे एक और ब्लॉक तोड़कर एक तरफ रखा गया था। ये दोनों ब्लॉक मुख्तलिफ जगहों पर रखे गए थे। इसके बाद डीएफसीसी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मिलकर सराधना से बंगरग्राम स्टेशन तक गश्त किया। इस दौरान हालात मामूल पर रहे। 8/9/24 की रात्रि 10:30 बजे सूचना मिली कि जो लमाना गांव मंगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है उसके ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने
पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट में। एसएचओज उच्च अधिकारी मौके पे हैं, बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में हैं और वहां से वो मुसलसल ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी गर्मी भारत में भी महसूस की जा रही है। अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा इंतखाबात, RSS, मीडिया, आइन और कारोबार जैसे कई उमूर पर बात की, जिस पर बीजेपी और RSS की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कोई उन्हें मायूसी का शिकार कह रहा है तो कोई मुल्क दुश्मन। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। देश के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत का क्रिटिसिज्म, उनको जितनी आलोचना करनी हो भारत की पार्लियामेंट में करें, भारत के अंदर करें। आज ये बात सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों के पहले दुनिया में भारत की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में गिनती होती थी और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर पिछले 10 वर्षों में टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, 2027 में टॉप 3 इकोनॉमी में जाने की बात कर रहे हैं, उस समय जैसे लगता है चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे हों। जिस तरह से पाकिस्तान की, चाइना की सबकी तारीफ़ करते हैं, भारत की अपने मुल्क की, अपने देश की बुराई करते हैं। भाई आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो भी मुझे कहना हो, मुझे गालियां भी देनी हो तो आप भारत में दीजिए, लेकिन भारत के बाहर जा कर के आप भारत का अपमान कर रहे हैं, ये देश को शर्मसार कर रहे हैं। आज लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खतरे में नहीं है, इनके परिवार तंत्र को खतरा महसूस होता है तो ये लोकतंत्र का खतरा बताते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में हो तब सुप्रीम कोर्ट ठीक, वरना सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश में डेमोक्रेसी खतरे में। यदि इलेक्शन का फैसला आपके हक में हो तो इलेक्शन कमीशन ठीक, वरना इलेक्शन कमीशन अनफेयर हो जाता है। तो ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है कि यदि फैसला मेरे हक में हो, यदि फैसला मेरे पक्ष में हो, तब मैं उस संस्था को मानूंगा, वरना मैं संविधान को रिजेक्ट कर दूंगा, मैं संस्थाओं को रिजेक्ट कर दूंगा। ये राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो देश को नहीं, अपनी पार्टी और अपने परिवार को देश की संस्थाओं के ऊपर रखते हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने टेक्सास में राहुल गांधी के बयान की सख्त मजम्मत की। उनका कहना है कि राहुल गांधी हमेशा गलत बयान देते रहे हैं। राहुल गांधी में समझ और इल्म की कमी है। राहुल गांधी जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी थे
शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करना वॉज नेवर हिज स्ट्रांग पॉइंट। अगर आप बैठे और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं ओवर द इयर्स उनको कोलेट करें तो उसमें कई इंटरेस्टिंग बातें निकलती हैं। कुछ इश्यूज पे उनको समझ नहीं है और वो ही स्पीक्स आउट ऑफ ईदर इग्नोरेंस और अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर खतरनाक बयानियां तरतीब देने का इल्जाम लगाया। सिख बिरादरी के बारे में राहुल गांधी की तबसरों पर एतराज करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत आने से सिख महफूज रहे हैं। सिख बिरादरी पर हमेशा तवज्जो दी गई है। भारत में सिख कम्युनिटी हैज अ सर्टेन एंजाइटी दैट दे कैनॉट टाई अ टर्बन, वेयर अ टर्बन और कड़ा पहनने में मुश्किलात है उनको। नाउ आई हैव बीन वेयरिंग अ टर्बन फॉर ओवर 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. And I'm not only a proud Sikh, but I'm extremely proud of the fact that this government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community, and I don't think the Sikhs have felt safer and more honored than at any time in our history. न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इस खतरनाक बयान से होशियार रहें क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही रिजर्वेशन मुखालिफ सोच रखती है और अगर वो मरकज में इख्तिदार में आती है तो उसकी आड़ में रिजर्वेशन को जरूर खत्म कर देगी। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन को नाफिज नहीं किया और मुल्क में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी नहीं कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है। उनके ड्रामे से आगाह रहें। मायावती ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही रिजर्वेशन मुखालिफ सोच रखती है। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की पहली मीटिंग आज दिल्ली में हुई, जिसकी सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और दीगर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत में तहकीक और तरक्की के मैदान में एक अहम इक़दाम है। इसका मकसद भारत में तहकीक और तरक्की यानी R&D को फ़रोग़ देना है और साथ ही मुल्क की यूनिवर्सिटियों, तहकीकी इदारों और R&D डेवलपमेंट में तहकीक और इख्तरा के कल्चर को बढ़ाना है। ये फाउंडेशन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की सिफारिश पर कायम की गई थी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मुल्क में साइंसी तहकीक को आला सतही स्ट्रेटेजिक सिमत फराहम करने वाले आला इदारे के तौर पर काम करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुंबई में एक कारोबारी फोरम का इनेकाद किया गया। काबिल ज़िक्र है कि UAE इंडिया बिजनेस फोरम में दोनों ममालिक के सनती रहनुमा और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इस बिजनेस फोरम के सेशन दोनों ममालिक के दरमियान अहम उभरते हुए इक़्तिसादी शोबों पर मरकूज हैं। इनमें सेहत की देखभाल और बायोटेक्नोलॉजी, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई शामिल हैं। हिंदुजा अस्पताल के COO जॉय चक्रवर्ती ने कहा कि UAE इंडिया बिजनेस फोरम से दोनों ममालिक में हिफ्ज़ान सेहत के शोबों को फ़ायदा हुआ है। And this event where we are participating today, it is very important and it can create a huge impact in terms of getting the India and UAE business relationship, especially in healthcare, much more stronger. Indian healthcare has shown the kind of growth in last 2 decades by the virtue of intervention of private health sectors and healthcare policy reforms by the government. So whether it is providing healthcare, high-end quality healthcare, whether it is pharmaceuticals, whether it is training of healthcare resources, whether it is diagnostics, in all aspects, the kind of growth India is showing and sharing with the rest of the world, it can go a long way. And a partnership, which is quite possible because India and UAE in last couple of years have signed this, agreement by virtue of which
things are becoming much more easier and better for the private sector industry to grow. And I think it can go a long way and it can give very good result for both the countries. AI टेक्नोलॉजी कंपनी G42 के CEO मनु कुमार जैन ने कहा कि डिजिटल इंडिया को फरोग देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं। और जी इंसेप्शन 42 कंपनी के कारगुजार CEO डॉक्टर एंड्रयू जैक्सन ने कहा कि इस फोरम में दोनों ममालिक के दरमियान भारत में AI के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 41C के यौम तासीस की पहली तकरीब में शिरकत की और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, जब C41 का क़याम अमल में आया था तो इसकी शुरुआत एक आइडिया की बुनियाद पर की गई थी और आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 2015 से 2024 तक का सफ़र एक आइडिया पहल में तब्दील हो गया है। अमित शाह ने कहा कि टेक्नोलॉजी जहां एक वरदान साबित हुई है, वहीं इसने खतरात को भी बढ़ा दिया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कौम की सलामती में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए, इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी। साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ। 10 सितंबर से I4C देश व्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत साइबर क्राइम से निपटने के लिए अगले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडोज को तरबियत देने और तैयार करने का मंसूबा बना रही है। साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। 2024 में एक यूपीआई के ट्रांजैक्शन को ही ले ले तो 20,64,000 करोड़ के रकम का लेन देन हमने डिजिटली किया है और 46% विश्व का डिजिटल ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम आज भारत में हो रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रकार से सिद्धि है कि दुनिया में आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे। और 5वें भेड़िए को महकमा जंगलात ने आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी एक भेड़िया आज़ाद घूम रहा है। महकमा जंगलात के मुताबिक 5वें भेड़िए का मुकाम मैसी इलाके के सेसिया चौडामनी गांव में पाया गया है। फिर एक मिशन के तहत 5वें भेड़िए को महकमा जंगलात की टीम ने थर्मल ड्रोन से ट्रेस करने के बाद पकड़ लिया। महकमा जंगलात ने 6 भेड़ियों की निशानदेही की, जिनमें से 5वां भेड़िया आज सेसौली चौडामनी गाँव में महकमा जंगलात के जाल में फंस गया। काबिल जिक्र है कि जुलाई से बहराइच के मैसी इलाके में भेड़ियों की दहशत काफ़ी बढ़ गई है। भेड़ियों के हमलों में अब तक 11 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 10 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। अब महकमा जंगलात की टीम एक बाकी बच जाने वाली भेड़िए की तलाश के लिए मुसलसल सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो हम लोगों ने 5 वुल्व्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पग मार्क्स को
फिर इसके पग मार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पग मार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया फिर, और मतलब वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। एक वुल्फ और बचा है और उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर ले। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। हमारी ये टीम है, इसको कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। और ताज़ा तरीन बयान उत्तर प्रदेश के वजीर जंगलात अरुण कुमार सक्सेना का आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक और भेड़िया पकड़ा जाएगा। इसके लिए महकमा जंगलात भी लोगों को आगाह कर रहा है। ये वन विभाग के लिए अच्छी सफलता मानूंगा। इधर 6 भेड़ियों की फोटोग्राफ्स आ रहे थे कि 6 भेड़िए हैं, उनमें से 4 हम पहले ही पकड़ चुके थे, और 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह और वहाँ के सभी विभागों के सहयोग से हम इस भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। और हमें खुशी है आज वो भेड़िया भी पकड़ गया और वो भी जीवित पकड़ा गया। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। घर के बाहर लोगों को नहीं सोना चाहिए खुले में, अपने साथ में लाठी डंडा और टार्च रखना चाहिए। लोगों जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहाँ पे रात में, वहाँ के नौजवान, वहाँ का पुलिस फोर्स, वन विभाग तथा अन्य विभाग मिलकर जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम लोगों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।